हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह ख़ान ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है। पाकिस्तान में ये बात तो सबको पता है कि आम शहरी की जान कितनी अर्जा हैं। ज़ाहिर है किसी के जान पर जूं तक नहीं रेंगती जब ऐसा कोई हादसा हो जाए आम शहरी के साथ। मगर अब बात थोड़ी सी आगे निकल गई है और मैं बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बन्नू की तहसील जानी खेल की, जहाँ 13 से 16 साल तक के लड़के अहमदुल्ला खान, मोहम्मद रहीम, रफ़ामुल्ला और आतिफ़ुल्ला की लाशें मिली हैं 4 रोज़ कबल जानी खेल की पहाड़ियों से। और ये कहा जा रहा है कि उनको शायद वहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स ने उनको कत्ल किया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नहीं हुई है और ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार किसी को ये तौफीक हुई है खैबर पख्तूनख्वा के या वफाकी हुकूमत के कि वो जहाँ जाकर इनके लवाहिकीन का हाल भी पूछ ले या उनको एक यकीन दहानी करा दे कम अज़ कम कि किसी भी किस्म की कोई तहकीकात हो रही हैं। आज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बड़े अफसोस का मकाम है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं वो इस मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं और जहां जो इन बच्चों के लवाहिकीन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं 4 दिन से, तो उन्होंने याद दिलाया है कि रियासत का काम है कि अपने शहरियों की जो है वो जान और माल की इज़्ज़त करे। और उन्होंने कहा कि इस मौके पर एक्शन होना चाहिए, मगर ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो रहा। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो लवाहिकीन जो है जो 4 दिन से अपने बच्चों की लाशें वहाँ रख के बैठे हुए हैं, अब उन्होंने कहा है कि वो एक आध रोज़ में पेशावर लेकर के जाएंगे, वहाँ धरना देंगे। अगर वहाँ भर भी कोई बात ना बनी तो फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए ज़रार में, कभी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमेशा आती है, हमेशा आती है। ये भी हमारा एक SOP है। और अब अपनी जानों, अपने प्यारों की जानों के लिए भी आपको एहतजाज करना पड़ता है ताकि हुकूमत जो है प्यारों की जानों के लिए ही एहतजाज करना पड़ता है। सही बात, ये एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है। तो बार बार आई नो कि शायद ये इट्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा इल्तिजा करते हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कि खुदा के लिए वहाँ चले जाएं। आज वहाँ ANP के जो सूबाई सदर हैं इमल वली ख़ान वो गए थे और 4 दिन से वहाँ बारिश हो रही है, लोग बारिश में बैठे हुए हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, मगर रियासत की जो कान है उस पर जूं भी नहीं रेंग रही। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। एक और मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर ख़ासी वीडियोस चल रही हैं और मुल्तान के इर्द गिर्द की, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए जो हज़ारों की तादाद में आमों के दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं। ज़ाहिर है हालिया नहीं है, ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। 2 वहाँ बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, एक DHA मुल्तान है और दूसरी सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जो मलिक रियाज साहब के दामाद हैं उनकी है। तो वहाँ क्या हो रहा है, हमने सोचा कि वहाँ जो हमारे डॉन अखबार के निगार हैं शकील अहमद, उन्होंने मुस्तकिल इस बात को रिपोर्ट किया है और आज से नहीं 2014 से। तो हम शकील साहब से ही पूछ लेते हैं कि शकील हमें ज़रा बताइए कि हो क्या रहा है मुल्तान के इर्द गिर्द। देखिए, आम के मुल्तान की जो पहचान है, शनाख्त है, उनमें आम भी है, गर्द गर्दा गोरिस्तान के अलावा आम और सोन हलवा मुल्तान की सौगात जानी जाती हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरे में जो चीज है वो मुल्तान के आम है। मुल्तान के आम के बागों के बड़ी वसी पैमाने पर उनको काटा जा रहा है। आपने कहा कि हजारों दरख्त काट दिए गए, तो मैं कहूँगा कि हजारों एकड़ पर मौजूद आम के बागात को काट दिया गया। तो वो अब फिर अगर वो हजारों एकड़ पर है तो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी बड़ी तादाद है आम के बागों की, जो दरख्तों की जिनको काटा जा रहा है। और काटा फिर इसीलिए जा रहा है कि मुल्तान जब से सूबे की बात हुई है उससे पहले भी मुल्तान एक्सपेंड कर रहा था एक अर्बन सिटी के हवाले से, तो कॉलोनीज बनना शुरू हुई। 2014 में DHA मुल्तान में आया और उन्होंने यहाँ जमीनें लेना शुरू की। तो उन्होंने जिस एरिया को मुंतखब किया इनिशियली, जहाँ वो अपना फेज 1 बनाने जा रहे थे,
उसका ज्यादातर हिस्सा आम के बागात पर मुश्तमिल था। अभी भी अगर आपको इत्तेफाक हो DHA मुल्तान में जाने का, तो जब आप इंटर होते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो, आपको दिखाई दे जाएगा कि ये जो जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं मेन रोड पर, उनके एक साइड पर भी आमों के बागात आपको नजर आएंगे, दूसरी साइड पर भी वो जगह खाली आमों के बागात को काट कर की गई है। और अगर आपको इत्तेफाक हो जाए सिटी हाउसिंग स्कीम की जो बोसन रोड पर बनाई गई है, जो फर्स्ट फेज था, उसकी एक्सटेंशन को देखें या फर्स्ट फेज को देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी जजीरे में खड़े हुए हैं जिसके चारों तरफ तो आमों के दरख्त हैं और बागात हैं, और उस जगह पर हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई और चटियल मैदान अभी बना दिया गया है उसकी जो एक्सटेंशन के लिए जो उन्होंने आमों के दरख्तों की कटाई की है, और वहां पर जो डेवलपमेंट काम अब तो बज़ाहिर रुका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब से कुछ दिन पहले तक वहां पर डेवलपमेंट काम हो रहा था। इसी के साथ साथ सिटी हाउसिंग स्कीम की एक फेज 2 की उन्हें इनिशियल अप्रूवल दी गई है। उस इनिशियल अप्रूवल में होता ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। अभी ज़रार घोड़ो साहब से जो बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि जमीन किसी की अपनी है, मलकियत उसकी अपनी है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है कि भाई आपने दरख्त नहीं काटने या आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके लिए अगर आप पंजाब के जो रूल्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज को बनाने के लिए, उनको अगर आप देखें, ये हाउसिंग एंड सब डिवीजन रूल्स 2015 को, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई जाएगी तो उसके लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से अप्रूवल ली जाएगी, NOC लिया जाएगा, जिसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल है। 2014-15 में जब DHA बन रहा था तो उस वक्त उन्होंने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी और उन्होंने उनको कहा था कि भाई आप अपना बताएं कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, आप जो अपना हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन बाहर का वो बन रहा है, बनने के मराहल में है। अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं है कि उनको कोई NOC मिला हो। NOC लेने के लिए लेने की जरूरत तो आपको उस वक्त पड़ती है कि जब आप किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेने जा रहे होते हैं। DHA यहाँ पर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से किसी किस्म की DHA ने अप्रूवल नहीं ली। हाँ, अलबत्ता उसकी जो फैसिलिटीज हैं, जैसे वासा की फैसिलिटीज हैं, उसके लिए DHA के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने वासा से कहा कि आप हमें सीवरेज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिसके लिए उस वक्त तो काफी एक लंबी अमाउंट बनी थी, कोई 46 करोड़ के करीब। वो भी उन्होंने शायद डर डर के बनाई थी कि जी 46 करोड़ रुपया, 46.5 करोड़ रुपया बनता है। वो रुक गया था, उनको पेमेंट इसलिए नहीं हो सकी थी कि ये बाद में दोनों पार्टीज के दरमियान ये एग्री हुआ था कि उनको पार्ट टाइम भी वासा की फैसिलिटीज यूज करने की इजाजत होगी या वो उनको यूज करने देंगे। दरख्तों की कटाई आज का या कल का मसला नहीं है। मुल्तान में काफी हफ्ते से 2 दहाइयां इसे आप कह लें या 1 दहाई से ज्यादा हो गया है, मुल्तान में दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। और हर गुजरते दिन के साथ आपको लाइनें नजर आती हैं। जब शाम होता है तो सड़कों पर आप देखते हैं कि ट्रालियों की, बैलगाड़ियों की, जो दरख्तों से लदे हुए ट्रालियां होती हैं और बैलगाड़ियां होती हैं, वो मंडी की तरफ रमा दमा होती हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि बड़े वसी पैमाने पर आम के दरख्तों का मुल्तान में, उन इलाकों में बदकिस्मती की बात यह है कि उन इलाकों को जाकर सिलेक्ट किया गया जहां पर आमों के बागात थे, और जिसकी वजह से इकोसिस्टम काफी डिस्टर्ब हो रहा है। मुल्तान में अगर और दूसरे शहरों के मुकाबले में देखा जाए तो शहर में लोगों को दरख्त लगाने का रिवाज नहीं है या उनकी इतनी स्पेस नहीं होती, तो ग्रीनरी मुल्तान सिटी में बहुत कम है। तो यही आसपास में सराउंडिंग में जो हमें नजर आते ये ऑर्चर्ड जो थे वो हमारे एनवायरनमेंट को काफी बेहतर करने में हेल्पफुल साबित हुए। वो एक बहुत बड़ी वसी पैमाने पर जो कटिंग है वो बहुत ज्यादा कंसर्न का बायस बनी हुई है। ये अभी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं। अब इन वीडियोस के हवाले से ये बात की जा रही है कि ये कहाँ से लीक हो रही हैं, यानी ये कहाँ की कटिंग्स हैं, ये कब की वीडियोस हैं, इस हवाले से भी बात की जा रही है। पिक्चर्स भी हैं। अब कोई आदमी भी चलती हुई
जब गाड़ियां जा रही हूँ या ट्रैक्टर ट्रालियां जा रही हूँ तो वो फोटो बना लेता है सोशल मीडिया की वजह से। इस इशू को आजकल बहुत ज्यादा शकील साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए जैसे आपने कहा, अब जैसे ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया में दिनों से देख रहे हैं, जाहिर है दिल दुखता है। एनवायरनमेंट के लिए भी तबाही है और आम के तो हम सब शौकीन हैं, तो जाहिर है कि एक और दिल दुखता है। लेकिन जैसे आपने कहा मुल्तान एक्सपैंड कर रहा है, और ये हमने भी अपनी आंखों से देखा, एक मतलब गाँव सा होता था मेरे बचपन में और अब बाकायदा शहर हो गया है। अच्छा, यही कहानी हम कमो पेश पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में। अब विहाड़ी शहर को देख लें तो वहाँ पर भी यही हुआ है कि ज़राई ज़मीन में ही आप एक्सपैंड करते हैं। अब लोगों को हाउसिंग भी चाहिए, इसका मतलब है आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनानी है। तो क्या तरीका हो सकता है? कोई और ज़मीन थी जो इस्तेमाल हो सकती थी या यही ज़मीन थी और इसी को ही ख़रीदना था? देखें, 2006, 7, 8 से एक मुल्तान के लिए मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ था, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, जिसमें उन्होंने जोनिंग कर दी थी कि इस जोन में ये आप इस किस्म के काम कर सकते हैं, ये एजुकेशन जोन है, ये एग्रीकल्चर जोन है, ये मेट्रोपॉलिटन जोन है। दिलचस्प बात यह है कि 4 मेट्रोपॉलिटन जोन बनाए गए थे उस वक्त, और उन चारों मेट्रोपॉलिटन जोन में किसी किस्म की रेजिडेंशियल एक्टिविटीज नहीं हो रही, जो कि उस पर्पज के लिए हो रही हैं तो बहुत थोड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन वो इलाके ऐसे हैं कि वहां पर रुझान नहीं है हाउसिंग स्कीम्स बनाने का। अब जब DHA ने ये इलाका अगर सिलेक्ट किया था तो उनके साथ साथ थोड़े से डिस्टेंस पर, अच्छा, जब ये मुल्तान डेवलपमेंट जब मुल्तान का जो मास्टर प्लान बनाया जी, शकील भाई एक छोटी सी वक्फा ले रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसी मुल्तान के मास्टर प्लान के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में एक इश्तिहार भी छपा है, उस बारे में भी इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्तान के इर्द गिर्द जो आमों के हज़ारों एकड़ पर जो दरख्त थे वो काटे जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। मास्टर प्लान की आप बात कर रहे थे शकील वक्फे से पहले, तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि मेट्रोपॉलिटन जोन था, एग्रीकल्चर जोन था, अब क्या सूरत हाल है? जी, जब मास्टर प्लान फाइनल हो रहा था तो उस वक्त उन एरियाज को खासूसी तौर पर जानबूझकर एग्रीकल्चर जोन से या ऑर्चर्ड जोन से अलग हटा दिया गया था, जहां मुमकिन तौर पर DHA बनने जा रहा था। तो जब ये एरियाज निकल गए तो उस DHA के बनने की वजह से उसके आसपास के एरियाज की अहमियत बढ़ गई, वहां छोटी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज और स्कीम्स बनना शुरू हो गई। तो सिटी हाउसिंग वाले भी उसी साइड पर बोसर रोड पर ये बन रहा था, मतीतल और बोसर रोड पर, और उसी साइड पर बोसर रोड पर लुत्फाबाद वाली साइड पर जाकर सिटी हाउसिंग स्कीम वालों ने भी जाकर वहां पर जमीन खरीदना शुरू कर दी, और 1898-90 के करीब उन्होंने कनाल पर अपना पहला फेज अप्रूव करा लिया। वो पूरा इलाका मैंगो ऑर्चर्ड एरिया था वो, जब लेकिन वो जोनिंग में नहीं आ रहा था। यानी वहां मैंगो ट्रीज तो थे जहां पर अप्रूवल दी गई उसके फर्स्ट फेज की, मैंगो ऑर्चर्ड तो थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर जोन में शामिल नहीं था। MTA के जो वो उन्होंने बनाया था, नेस्पाक ने वो बनाया था उन्होंने, तो उसमें वो शामिल नहीं था। तो इन्होंने वहां जाकर, जब वहां जाकर ये इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश की। ये एक छोटा प्रोजेक्ट था एज कंपेयर टू DHA, इसीलिए छोटे प्लाट लेने वालों का या लोगों का रुझान के लोगों को लग रहा था कि DHA अभी बहुत टाइम लेगा, 10 साल लेता है, 15 साल लेता है, 20 साल लेता है। उन इन्वेस्टर्स का और लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा हो गया और उन्होंने वहां धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी। यही वजह है कि बहुत जल्दी उनका फेज 1 बिक गया। जब उनका फेज 1 बिक गया और इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो उन्होंने सोचा कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं, और इसकी एक्सटेंशन ब्लॉक के ADA के साथ वो लोग सामने हैं। लेकिन वहाँ एक और प्रॉब्लम हो रहा था कि जहाँ उनका फेज 1 खत्म हो रहा था वहां से एग्रीकल्चर जोन शुरू हो रहा था, और ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी कि उन्होंने ना गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल ली, ना MTA से कोई अप्रूवल ली। वहां जमीनें लेकर उन्होंने दरख्त काटना और डेवलपमेंट करना शुरू कर दी।
पिछले साल एमडीए ने उनकी जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया और उनके जो उन्होंने कटिंग ट्रीज की वो कर रहे थे, ऑर्चर्ड की कर रहे थे, उसको भी उन्होंने रुकवा दिया। जब ये सूरत हाल क्रिएट हुई तो उस पर वो कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करा दी फॉर द अप्रूवल ऑफ एक्सटेंशन ब्लॉक की एमडीए को, और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जी ये जो मास्टर प्लान है ये हर 5 साल बाद, अब ये एमडीए नहीं कह रहा, अब ये सिटी हाउसिंग वाले कह रहे हैं कि जी इस मास्टर प्लान ने हर 5 साल बाद तब्दील होना था, लिहाजा इस बात की जरूरत है कि इसे रिवाइज किया जाए और रिवाइज करके ये जो एरिया है इसे निकाल दिया जाए। इसको उनकी ख्वाहिश, उनका यह कहना था कि क्योंकि हम आ रहे हैं, शहर की रिक्वायरमेंट है नए सोसाइटीज के हवाले से, लिहाजा इस एरिया को या इसको पूरे को आप मास्टर प्लान को रिवाइज कर दें। और उसके लिए उन्होंने कमिश्नर को भी फ्रीक बनाया। एमडीए ने जाकर उनको कहा, कोर्ट में जाकर जब ये कहा कि जी ठीक है तो इस पे डिसीजन जो होगा सो होगा, तो हमने जो वर्क इनका रोका है वो इलीगल है और इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो हमने सही डिमोलिश की है। कोर्ट ने अलबत्ता जो डायरेक्शन दी वो काफी हैरान कर देने वाली थी एमडीए वालों को लिए, काफी वो उनको उनके नजदीक उनका जो अब उनका कहना है कि हम क्या करते कि अगर ये कोर्ट की ये डिसीजन ना आता। कोर्ट ने स्टेटस को दे दिया, जबकि उनका ये कहना है कि कोर्ट को चाहिए था कि ये जब एग्रीकल्चर जोन है तो एमडीए को कहता है कि ठीक है आपने बिल्कुल ठीक किया है और इनको उखाड़ कर दूर फेंक दें और इनको दरख्त ना काटने दें, लेकिन उस पर उन्होंने स्टेटस को जारी कर दिया, दोनों पार्टीज को पाबंद कर दिया कि ये स्टेटस को मेंटेन रहेगा। और कमिश्नर को कहा कि आप इस पे फैसला करें कि ये आपने मास्टर प्लान रिवाइज, इनकी इस पिटीशन को हम आपको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको भेज रहे हैं और आपने इस पे फैसला करना है। ताहाल सुनने में अभी ये लास्ट सितंबर की बात है, 4 सितंबर की, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा है कि कमिश्नर साहब ने उस पे कुछ डिसीजन कर दिया। वो डिसीजन क्या है अभी तक किसी तक वो डिसीजन की कॉपी नहीं पहुंची। या सुनने में आ रहा है शकील साहब, आप थोड़ा सा अगर डीएचए पे आए, डीएचए की कितनी ज़मीन थी और अब वो कितनी बढ़ गई है, इस बारे में क्या है? क्या उनका केस भी सिटी की तरह ही है कि उन्होंने भी इसको बढ़ा लिया है अब अपने मंसूबे को? देखें, डीएचए का जो फेज 1 था वो तकरीबन 3 से 4 हजार एकड़ के दरमियान था। अब आप एकड़ का अंदाजा लगाएं, सिटी फिर उसके मुकाबले में एक छोटा सा बच्चा हमें नजर आता है कि जिसका 3,000 या 1800 या 1900 कनाल। अब आप खुद अंदाजा लगाए कि 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं, ठीक है ना? तो जो उनका जो है वो तकरीबन कोई 18,000 से 20,000 के करीब एकड़ के हम बात कर रहे हैं। डीएचए का जो उन्होंने एरिया परचेज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं उनका। तो उन्होंने इनिशियली फेज 1 जो था वो आप कह रहे 3 से 4 हजार एकड़ था जी, और अब जो उनका पूरा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है उसमें तकरीबन 18 से 19 मौजाजात हैं और वो एक मौजाजात 1000 भी एकड़ का हो सकता है, 1100 एकड़ का हो सकता है, 1200 एकड़ का हो सकता है, 1300 एकड़ हो सकता है, 900 एकड़ का भी हो सकता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। अच्छा, अभी ये डीएचए भी उस एग्रीकल्चर जोन में, अगर आप लाहौर की तरफ जो हमारा रोड है जो लाहौर के मुल्तान से लाहौर की तरफ जाते हैं, कादरपुर रावा वाली साइड की तरफ, वहां एक एग्रीकल्चर जोन है, वहां उसके भी कुछ हिस्से पर डीएचए बन रहा है, वो भी एग्रीकल्चर जोन में शामिल। तो उन्होंने भी अप्रूवल नहीं ली? देखिए, उन्होंने तो किसी से अप्रूवल नहीं ली, उन्होंने तो किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि जी हमें आप इजाजत दे दे। गवर्नमेंट स्टेट लैंड, अब आप अंदाजा लगाएं कि 20,000 एकड़ जमीन है, वहां पे गवर्नमेंट का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां देहात थे, वहां आबादियां थी, वहां रोड थे, वहां हॉस्पिटल्स थे, वहां पर स्कूल्स थे। अभी वो जो जमीन है वो भी जो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है वो अभी उनके मसरफ और इस्तेमाल में है, और उसकी ना कोई कीमत अदा की गई है, ना उनको वापस अभी तक करने की, ना कि कोई जुर्रत कर रहा है कि उनको कहें कि जी आप मेहरबानी करके हमारी ये जमीन हमें वापस कर दें, कि ये तो हमारी जमीन है, तो वो भी नहीं हो रहा। तो मुल्तान में जो डीएचए ने जो इब्तिदा की थी बड़े पैमाने पर, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए, उसकी वजह से साथ साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई छोटी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, छोटे सब डिवीजन के लिए वो आए, और वो उसमें अक्सरियत, आपको मैं ये साथ साथ बताता चलूं कि बहुत सारी मुल्तान में सैकड़ों की तादाद में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज है जो अप्रूव नहीं है। अब फेज 2 की एक तरफ अगर हम इसकी तरफ जाएं तो सॉरी हमारा वक्त जो है और आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम इस पे फॉलो अप भी आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने खासी तफसील से बताया कि किस तरीके से जो है ये इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं विदाउट एनी अप्रूवल। उम्मीद है बुज़दार साहब आजकल बहुत हेलीकॉप्टर पे यार मतलब अचानक अप्रूवल्स हो जाएंगे, ठीक टेंशन ना लें। चलें सही। वेलकम बैक। 22 मई 2020 को कराची शहर में PIA की परवाज़ PK 8303 क्रैश करती है और 98 लोग जाँ बहक हो जाते हैं इस क्रैश में। तकरीबन 1 साल हो गया है, बस 2 महीने रहते हैं 1 साल होने में, और अभी तक जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि उनके ऊपर इस दौरान उस दिन और उसके बाद क्या क्या गुजरी है। लोगों के बच्चे जहाँ बहक हुए हैं, लोगों के वालिदैन, दोस्त, भाई बहन, अभी तक वो इंसाफ की तलाश में हैं। अभी तक उनके पास सवालात हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा। आज हमने इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है आदिल रहमान साहब को, के वालिदैन PK 8303 में सफ़र कर रहे थे। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला मेरा सवाल ये है कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आनी थी जो शायद पिछले साल की आखिर में आनी थी, और जब तक ये नहीं आती तो शायद जो आगे के मसले हैं, इंश्योरेंस, कॉम्पनसेशन वगैरह वगैरह, वो पूरे हो नहीं सकते। तो आपके साथ और जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, जिनमें शायद है कि आप शामिल हैं, आपके साथ क्या कम्युनिकेट किया गया है? अगर हम सिर्फ स्टार्ट करें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एयरक्राफ्ट इंक्वायरी बोर्ड के बारे में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है जी। इस क्रैश के बाद जो है एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया था, और उन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना के पेश की थी, और इसके साथ साथ एक JIT भी बनाई गई थी FIA के अंडर। और इन दोनों इदारों से हमें आज तक एज फैमिलीज़ कोई इंफॉर्मेशन आज तक जो है नहीं मिली है, और ये हम क्वेश्चन रेज करते हैं PIA के साथ, सिविल एविएशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ। बेसिकली सब लोग जो है एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करते हैं कि जी आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें। एज फैमिलीज़ हमें ये मालूम नहीं कि हमें इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो आपको ये पता है कि इंक्वायरी, उन्होंने आपको ये बताया है कि इंक्वायरी कंडक्ट हुई है, थॉरो इंक्वायरी, जिसका मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने वादा भी किया था? बिल्कुल जी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको इस अटेंशन लेके आऊँगा इस बात पे, जब इन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया है, उसमें जो 4 बंदों की टीम बनाई है, उसमें आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो एक एयर कॉमोडोर साहब हैं, आपके जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं वो एक विंग कमांडर हैं, आपके ऑप्स इन्वेस्टिगेशन कमांडर जो हैं वो एक ग्रुप कैप्टन है। आपने पूरी एयरफोर्स की हायरार्की डाल दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें ना कोई सिविलियन पायलट है, ना कोई सिविल सोसाइटी से है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और एक ऑनेस्ट किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी? ये सवाल हम जब रेज करते हैं तो इसका जवाब ना कोई देता है, ना कोई अपना हाथ उठाता है कि हम उसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ इफ़ आई मे जी, आपके PIA के CEO एयर मार्शल, आपके PIA के CEO एयर कॉमोडोर, आपके एडवाइजर टू CEO इज एन एयर वाइस मार्शल, ये रिटायर्ड है सारे।
आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। अगेन अगर आप अपनी हायरार्की देखें एयरफोर्स की, अलेफ से लेके ये तक आपने जो है एक हायरार्की वहाँ पे बिठा दी है। हाउ डू वी एज सिविलियंस, आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस और एयरफोर्स, बट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होगा? चलिए वो तो जी जब आएगा तो फिर ही हम देखेंगे, अभी तक तो वो आया ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हाल में एंड आई थिंक आपकी ही ट्वीट थी कि 40 हफ्ते गुजरने के बाद आपकी नहीं लेकिन कम से कम जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं उनकी मीटिंग हुई सिंध गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के साथ। तो क्या आप वहाँ पर क्या मुतालबात पेश किए गए और उनका क्या जवाब मिला, मतलब इशूज़ क्या रेज़ किया आपने? देखिए जी, CEO PIA को 5 महीने लगे थे टू होल्ड हिज फर्स्ट मीटिंग विद अस। इसी तरह गवर्नर सिंध को 10 महीने लगे हैं टू होल्ड हिज फर्स्ट मीटिंग विद अस। इस मीटिंग में जो बात हुई थी ये एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी। सिविल एविएशन के हजरात आए थे, गवर्नर साहब ने उनको बोला रिपोर्ट कहाँ है, उन्होंने कहा जी वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के पास है। तो उनको थोड़ी वहाँ पे झाड़ पड़ी कि आप क्यों नहीं लेके आए रिपोर्ट। उसके बाद जो बात हुई ज़्यादा हुई, एक क्लॉज है जी फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी का। तो बेसिकली एक कैरेज बाय एयर एक्ट है जो कि 2012 में रिवाइज हुआ था, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एयर ब्लू क्रैश। और इस जो कैरेज बाय एयर एक्ट है इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया कि आपके एज पैसेंजर्स क्या राइट्स हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको उसके जो एयरलाइन है उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो इस मामले में हमारी गवर्नर साहब से बात हुई थी और गवर्नर साहब ने जो है बीच में इंटरवीन करने का हमें गारंटी दी है। लेट्स सी हाउ वी वेयर वी गेट। अच्छा आदिल साहब, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपसे ये पूछना है, कुछ कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस के भी मसले चल रहे हैं जो रिपोर्ट के ना आने के साथ जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी एक संगीन मसला है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक। आदिल साहब, अब ये जो रिपोर्ट का है वो तो जाहिर है कि हम उस पर उस वक्त कॉमेंट कर सकेंगे जब वो मंजर आम पर आएगी और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि ट्रांसपेरेंट भी होगी और कॉम्प्रहेंसिव भी होगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुआवजे और इंश्योरेंस की जो बातें हो रही हैं वो मसला कहाँ तक आके फंसा हुआ है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं और इनफैक्ट ये फैमिली से ही आ रही हैं कि PIA और जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट पे भी दस्तखत करा रही हैं कि जी इतना ले लें और आगे आप हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या ये सच है? जी बिल्कुल जी। मैं जिस तरह आपको बता रहा था, कैरेज बाय एयर एक्ट में डिक्लेयर हुआ हुआ है कि एक इंसान की कीमत जो है, जान की कीमत जो है वो 5 मिलियन है। तो हमें PIA ने बोला आप पहले जाइए सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के ले आए। हम ले आए तो हम उसके बाद उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया है जिसको वो RDA बुलाते हैं, रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट। और उस डॉक्यूमेंट में मैं थोड़ा सा तल्ख बात करूंगा। मैं PIA की धोखेबाजी और जो उनकी चालाकी है, लेट मी रीड जस्ट वन पैराग्राफ टू यू, इट विल गो रियली क्विक। The releasers in their capacity as the legal heirs and successors of the deceased and otherwise have submitted a claim of compensation. ये पहला झूठ, हमने कोई claim नहीं जमा कराया। और वो साथ बोलते हैं the deceased as a result of the accident and both releasers and PIA now wish to agree to settle the releasers claim and potential claim। और उसके बाद एक दूसरा झूठ बोलते हैं कि हम लोग आपस में अब मुआहदा कर रहे हैं कि हम अपने तमाम क्लेम्स को सेटल कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ अगर आप मुझे सामने रख के बता दें, आई डोंट नो जी हाउ एज फैमिलीज जो कि हम पहले ही बिल्कुल टूट चुके हैं, ये PIA जो है हमसे इस किस्म की चालाकियां कर रहा है। एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू कम ऑन योर शो एंड एक्सपोज देम दैट दिस इज द काइंड ऑफ धोखेबाजी दे आर डूइंग आवाम के साथ। तो आदिल साहब वो अभी क्या कह रहे हैं कि वो 5 मिलियन की कंपनसेशन यकमुश्त नहीं दे सकते? वो जी 5 मिलियन तो लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी आप इसको 10 कर दें। अब वो 10 देने के लिए कहते हैं आप इस डॉक्यूमेंट में अगर साइन नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेंगे। और उनका तरीका वारदात क्या है, वो अलग अलग लोगों को फोन करते हैं और बोलते हैं यार हमारी तो यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, अभी पैसे ले लें, बाद में पता नहीं क्या होता है, अभी आप ले लें, रफा दफा करें।
तो ये उनकी अभी वो जो मैं समझना की कोशिश कर रहा हूँ, अभी वो जो पैसे देने के लिए राजी हैं, क्या वो 5 मिलियन है, या वो जो वजीर आजम ने कहा था कि आप बढ़ाकर 10 मिलियन करें, या कोई और रकम की बात हो रही है यहाँ पर? जी 10 मिलियन है इस वक्त, बट अमाउंट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। ये तो लोगों की फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी का हक बनता है, जो कि उनको एक इमीडिएट जरूरत है फैमिलीज को, जो कि सख्त फाइनेंशियल प्रेशर में। इसके बाद हम चाहते हैं वी हैव द लीगल राइट टू परस्यू अ लीगल केस। अगर ये फॉल्ट बेस्ड डिक्लेयर हो जाता है कि इसमें जी पीआई की कोताही थी या आपकी सिविलाइजेशन की कोताही थी, आप हमें बताइए उस दिन एयर कंट्रोल टावर में बंदा था कि नहीं था? लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ने गया होता। तो ये बेशुमार सवाल आते हैं जो हम एज फैमिलीज जानना चाहते हैं, और हमें इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मतलब कि अगेन वो कह रहे हैं कि आप अभी ये पैसे ले लें, लेकिन इस पर दस्तखत करें कि आगे जाते हुए आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं वो। इस किस्म के हादसात में जी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन 2 साल होती है। अगर हम 2 साल में इनके ऊपर केस नहीं करते और ये 2 साल तक अगर रिपोर्ट नहीं बनाते तो हम केस नहीं कर सकते। तो ये गेम पीआईए और ये सब मैंने जो आपको पहले बताया था मैनेजमेंट मिलके करती है इनोसेंट ट्रैवलर्स के साथ जिनको अपने हकूक का मालूम नहीं है। बिल्कुल आदिल साहब, बहुत ही परेशानी की बात है, और मेरे ख्याल में शर्म का मकाम है पीआईए मैनेजमेंट के लिए, सिविल एविएशन के लिए, कि वो इस हादसे के जो जाबाज हुए उनके। देखें ये एक क्रैश है, इससे पहले भी क्रैशेस हुए हैं, और मतलब हम नहीं चाहते। एंड थैंक यू वेरी मच आदिल साहब फॉर वी हैव अ क्रैश एवरी 2.5 years in Pakistan. जी in 2.5 years please brace yourself for the next accident. अल्लाह ना करे। एवरेज तो यही है, और मसला यही है ना कि जी कभी कोई प्रेसिडेंट बनता नहीं है, कभी कोई चीज़ फिक्स होती नहीं है। तो अगली बार जब कोई ऐसा हादसा होता है तो फिर इसी तरह की तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक तो लोगों को हक ना मिले और हमारी कुर्सी को कुछ ना हो। मेन चीज़ होती है कि कुर्सी को कुछ ना हो, हक मिले या ना मिले, उससे किसी को क्या गर्ज है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।